हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। और रेगुलर ये प्रक्रिया चलते रहेगा और विधिवत किताब को खत्म करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ही है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ लिख करके रखे हुए पहले से हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे देखिए, इसका उदाहरण हो जाएगा H2 प्लस Cl2 रिएक्टेड टू HCl। ठीक है, माने हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो क्या इसमें समीकरण तो यहाँ पर, अभिक्रिया तो यहाँ पर हुआ है, और अभिक्रिया के इस तरफ अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। ये भी है अभिकारक। और ये क्या है? प्रतिफल। ये प्रतिफल, इसको उत्पाद भी कहते हैं। इसको उत्पाद भी करते हैं। दो दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया। जैसा कि आपका लिखा हुआ है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ माने हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। उसी प्रकार अब अकेले देखिए, कोई पदार्थ ऐसा ही पदार्थ जो अकेले अभिक्रिया कर करके दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी कहते हैं। ये अकेले ही उष्मा में गर्म करने पर ये रिएक्टेड हो जाता है। जैसे ही गर्म करते हैं तो ये इसका रिएक्शन हो जाता है, और CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं। और CaO और CO2 निकलता है। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, एक गैस निकलते हैं। तो गैस के निकलने का चिन्ह इस प्रकार दिया जाता है। अगर अभिक्रिया के बाद में कोई गैस निकलता हो तो तीर ऊपर की ओर किया जाता है। तो ये पदार्थ अकेले ही माने गर्म करने पर दो पदार्थों में टूट गया, दोनों का गुण इस पदार्थ से भिन्न है। तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता देखिए, सबसे पहला होता है अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ तो परिवर्तन होगा। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कुछ ही नहीं बहुत सारे होते हैं। इसमें पहला है अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन, जरा इसको समझिए। अवस्था में परिवर्तन माने पदार्थ जब अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लिया कि मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती तो ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही वो जलना शुरू करती है तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। तो पहला तो समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं का पहला भाग। दूसरा है क्या? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब देखिए, रंग में परिवर्तन क्या होता है। रंग में कैल्शियम, रंग में क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको क्या बोलते हैं? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र यही होता है, कैसे पोटेशियम
मैंगनीज और ऑक्सीजन मिलकर के कैल्शियम पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। ये क्या होता है, ये बैगनी रंग का होता है, ये बैगनी रंग का होता है। तो क्या करता है, अगर इसमें नींबू का रस डाला जाए तो ये अपना रंग खो देते हैं, माने बैंगनी रंग जो होता है ये खत्म हो जाता है और ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन समझ में आ गया होगा आप लोगों का। तीसरा है क्या, तीसरा है ताप में परिवर्तन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन ये परीक्षा में अक्सर आ ही जाते हैं, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक उष्माक्षेपी और दूसरा उष्माशोषी। माने ताप जब बढ़ जाता है विक्रिया के फलस्वरूप, अगर मिश्रण का ताप बढ़ जाता है तो उसको उष्माक्षेपी कहते हैं, और अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप घट जाता है तो उसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखिए उदाहरण देखिए, C+O2 अभिक्रिया किया तो क्या बना, CO2। जो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें उष्मा निकला। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बनता है तो उष्मा निकलता है। जैसे हम लोग अगर अगर सांस भी लेते हैं तो देखिए जब सांस नाक से निकलता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और महसूस कीजिए उसमें कि वो जरा सा गर्म होता है। इसको क्या बोलते हैं, उष्मा छिपी, उष्मा छिपी। उष्मा छिपी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। एक और होते हैं ताप में ही परिवर्तन का ही उदाहरण है उष्मा शोषी। ये क्या होता है, इसमें अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो मिश्रण का ताप घट जाता है। और उष्मा क्षेपी का एक और अभिक्रिया है कि चूना को अगर पानी में डाला जाए तो पानी गर्म हो जाता है, ये आप लोग देखे होंगे। चूना को पानी में डालने पर वह गर्म हो जाता है, तो ये क्या हो गया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब उष्मा शोषी का उदाहरण जरा सा एक बार फिर से समझिए। उष्मा शोषी अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, देखिए N2 + O2 रिएक्टेड टू NO। अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, ये नाइट्रेट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ उष्मा देना पड़ेगा क्योंकि ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा शोषी अभिक्रिया में रिएक्शन जो होता है, जब अभिक्रिया होता है तो उसके बाई और उष्मा लिखा जाता है, और उष्मा छिपी अभिक्रिया में रिएक्शन के दाई और उष्मा लिखा जाता है। तो ताप में परिवर्तन आप लोग समझ में आ गया होगा। चौथा होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन हो ही गया है। चौथा होता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, ये देखिए ये क्या होता है, ये होता है क्या, अवक्षेप का बनना में क्या होता है, Ag सिल्वर होता है ना, सिल्वर Ag NO3 को NaCl से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, AgCl, माने जो क्लोरीन होता है वो अधिक क्रियाशील होते हैं, इसी कारण ये Ag के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं और बनता है क्या, NaNO3, माने सिल्वर नाइट्रेट। नाम क्या हुआ इसका, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड। यही अवक्षेप है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, यही आपका अवक्षेप है। और ये सोडियम नाइट्रेट बनता है, तो ये सोडियम नाइट्रेट बना और ये अवक्षेप के रूप में प्रकट हुआ, यहाँ पर है ये अवक्षेप बन गया, ये और ये बना, ठीक है। तो चार तो समझ में, अवक्षेप का बना समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक और होता है गैस की उत्पत्ति।
तो गैस की उत्पत्ति में क्या होता है, लिख देते हैं गैस की उत्पत्ति क्या होता है, जिंक। जिंक क्या है, धातु है। जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर, जिंक तो धातु है और धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगा ही होगा। ठीक है, गैस की उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जिंक को अगर H2SO4, इसको क्या कहते हैं, बैट्रिक अम्ल भी कहते हैं। बैट्रिक में यही रहता है, यही अम्ल रहता है जिसके कारण वह चार्ज होता है। ये मिस्टेक हुआ है लिखने में, यहाँ प्लस जिंक को अभिक्रिया करवाया गया ना तो प्लस नहीं देना पड़ेगा ना, ये दोनों अभिकारक ही है। प्रतिफल क्या क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 मैंने हाइड्रोजन गैस निकला। जब हाइड्रोजन गैस निकलता है तो ये तीर का चिन्ह पड़ेगा ही। तीर का चिन्ह ऊपर की ओर पड़ेगा। ठीक है, तो गैस की उत्पत्ति, यहाँ गैस निकल रहा है, ये गैस समझ में आएगा आप लोगों को। जिंक को क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फाइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो लिखाता है, इस तरफ बाएं और लिखाता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, और दाएं तरफ लिखाने वाले को प्रतिफल कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को संकेतों और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित कर ढेर बड़ा कहा लेकिन प्रदर्शित करना ही कर देते हैं, प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब रासायनिक समीकरण लिखने का, जैसे जैसे इसका उदाहरण देते हैं, जैसे जैसे Mg प्लस O2, Mg को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, MgO। ठीक है, लेकिन MgO तो बना ये, इस तरफ वाला क्या कहते हैं, अभिकारक, और इस तरफ वाले को प्रतिफल। तो अब जरा समझिएगा, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? अभिक्रिया तो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरफ मैग्नीशियम एक तो है तो इधर मैग्नीशियम संतुलित है, परंतु ऑक्सीजन दो गो, ये ऑक्सीजन एक ही गो है, तो यहाँ पर हम लोग 2 बैठा दिए। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, परंतु मैग्नीशियम
असंतुलित हो गया तो यहाँ पे 2 बैठा दिए। अब ये क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। 2Mg प्लस O2 रिएक्टेड 2MgO। तो ये क्या है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस पूरे क्रियाविधि को समीकरण से लिख दिए हैं, तो इसी प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हम लोग हैं, और एक आपको देख लीजिए, C प्लस O2 रिएक्टेड CO2। अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ विधि भी होते हैं, वो भी आज बता ही देते हैं। रासायनिक समीकरण ज्यादा मोटा दिख रहा था। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, कौन कौन विधि होता है सो जरा देखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अभिक्रिया के अभिकारक को बाईं ओर रखा जाता है ना। अभिकारक अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद इस तरफ, इसको क्या कहते हैं, उत्पाद भी कहते हैं और प्रतिफल भी कहते हैं। उत्पाद को दाईं ओर रखा जाता है ना। समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर रखा जाता है। समीकरण में, ठीक है, देखिए पहला हो गया। और अभिकारक, अगर अभिकारक 2 हो या 2 से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह दिया जाता है। लिख देते हैं 2 अभिकारकों, 1 नंबर का, 2 नंबर में 2 अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। 2 हो गया। तीसरा में देखिए, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह रहता है। तीसरा, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर, इस तरह का ना, तीर का चिन्ह रहता है। ठीक हो गया। चौथा में एक और देखिए, उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है, उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होते हैं, तो उसमें दोनों ओर तीर का आधा रूप होता है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होते हैं उसमें दोनों ओर अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के बीच चिन्ह रहता है, चिन्ह रहता है। ये उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होते हैं, ये क्या होता है देखिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होते हैं वो दोनों ओर होते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों ओर होते हैं। जैसे देखिए, अगर बर्फ बर्फ अकेले अभिक्रिया कर लेता है, जैसे ही ताप बढ़ता है तो वो क्या होता है, पानी के रूप में बदल जाता है, पानी। और अगर इस फिर पानी अगर गर्म हुआ, ठंडा हुआ, तो फिर से ये बर्फ की ओर बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। ये क्या हो गया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब जरा सा समझेंगे हम लोग समीकरण को संतुलित करना।
समीकरण को संतुलित, पहले समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो जिस अभिक्रिया में दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और जिस अभिक्रिया के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखते हैं जिस समीकरण के दोनों ओर, अभिक्रिया मिस्टेक कर लेते हैं, सॉरी, समीकरण, जिस समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और जिस समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए Mg प्लस Cl2, Mg प्लस मिस्टेक है, HCl करते हैं, Mg प्लस HCl रिएक्टेड, Mg प्लस HCl रिएक्टेड MgCl2, MgCl2, MgCl2 प्लस H2, प्लस क्या हो जाएगा H2। देखिए क्या ये अभी ये समीकरण संतुलित है। देखिए मैग्नीशियम तो इस तरह इधर एक ही को है, पहले बैठा लेते हैं, मैग्नीशियम इसमें इधर भी, मैग्नीशियम इधर भी, इधर क्या है और क्या है, हाइड्रोजन इधर भी और हाइड्रोजन इधर भी, क्लोरीन इधर भी और क्लोरीन इधर भी। अब देखिए क्या संतुलित है, दोनों ओर बराबर है, मैग्नीशियम इधर एक है, मैग्नीशियम इधर भी एक है, ये तो संतुलित है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर क्या है, देखिए एक ठो ही है, इधर हाइड्रोजन दो गो है, ये संतुलित तो नहीं हुआ। अच्छा देखिए अभी क्लोरीन इधर क्या हुआ, एक ठो, इधर क्लोरीन दो गो, तो संतुलित इसको कैसे करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा संतुलित क्या करेंगे, हमारा हाइड्रोजन तो इधर दो गो है, इधर हाइड्रोजन एक ही को, तो यहाँ दो बैठा दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन दो गो हो गया, इधर हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, परंतु क्लोरीन इधर दो गो हो गया, इधर क्लोरीन दो गो, ये भी तो हो ही गया, क्लोरीन तो इधर भी दो गो, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, संतुलित लग रहा हो गया ये। Mg भी तो ठीक है, Mg संतुलित है ही, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों को, ये देखिए संतुलित ये हो चुका है, ठीक है। अब कुछ और लेते हैं हम लोग, है लेते हैं एक और समीकरण, FeH2O, माने Fe से क्या हो गया, लोहा, आयरन, इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, Fe प्लस H2O, क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, अब इसको देखते संतुलित है या नहीं, अगर नहीं संतुलित है इसको संतुलित किया जाएगा। देखिए Fe इस तरफ लेते हैं, Fe इधर भी लेते हैं, Fe हाइड्रोजन इधर भी लेते हैं, हाइड्रोजन इधर भी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर Fe1 है, इधर Fe आपका तीन गो है, Fe आयरन का सूत्र संकेत होता है। अब देखिए हाइड्रोजन इधर क्या गो है, हाइड्रोजन इधर दो गो है, इधर हाइड्रोजन क्या गो, देखिए दो गो है, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन इधर क्या गो है, एक थो ही है, इधर ऑक्सीजन फोर, देखिए माने ये आपका फेरस जो है संतुलित नहीं है, ये आपका संतुलित है, ये आपका संतुलित नहीं है। तो पहले इसको संतुलित करने के लिए तीन गो है, तो ये इधर आपको तीन गो बैठा दीजिए, ठीक है। अब ये तो संतुलित हो गया है। ऑक्सीजन इधर चार गो है, इधर ऑक्सीजन चार गो है, इधर ऑक्सीजन एक ही गो है, तो यहाँ चार बैठा देते हैं, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए आठ गो हो गया, इधर हाइड्रोजन क्या गो है, दो ही गो है, तो यहाँ पर भी चार हम लोग बैठा दिए, ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इसी तरह से आप लोग अपने ही से
प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, तो आप संतुलित करना सीख जाइएगा। ठीक है। और एक तो देखिए ले देते हैं, एक और क्या होता है, Al प्लस H2SO4, माने एल्युमिनियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, AlSO4 3 प्लस H2। देखिए अब अपने से अब इतना करने की जरूरत नहीं है, अब अपने समझिए, एल्युमिनियम एक गो है, इधर एल्युमिनियम एक संतुलित है, इधर हाइड्रोजन दो गो है, इधर हाइड्रोजन आपका दो गो, ये भी संतुलित है। लेकिन इधर इधर क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये क्या SO4 है, ये SO4 इधर चार गो है, इधर चार तिया 12 गो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित आपका नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये हम 3 यहाँ बैठा दिए, ठीक है, इधर 3 बैठा दिए। अब देखिए ये 12 तो इधर भी हो गया, ये 12 आ गया, परंतु एल्युमिनियम इधर एक ही गो है, एल्युमिनियम इधर एक ही तो है, और इधर भी एल्युमिनियम एक ही गो है। ठीक है, तो लग रहा है हाइड्रोजन मिस्टेक हो रहा है ना, हाइड्रोजन यहाँ 6 गो हो गया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही गो है, तो यहाँ पर 3 बैठा दीजिए। देखिए ये संतुलित हो गया, ये संतुलित आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह आप लोग अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, अगला चैप्टर में हम बहुत जल्दी आज कल ही प्रयास करेंगे कि इसी चैप्टर का अगला लेक्चर कल फिर शुरू होगा, और फिर कल कुछ न कुछ बढ़िया ढंग से समझाया जाएगा। 3 से 4 दिन में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। तो अब कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये बता देते हैं। कल पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कल ये पढ़ेंगे। तो कल आप लोग अपना किताब भी कुछ पढ़ करके आइएगा, ताकि समझाने में परेशानी नहीं होवे। और कल लगभग में पूरा रासायनिक अभिक्रिया हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लगे रहिए, मेरे वीडियो पर बने रहिए। धन्यवाद।